हाय एवरीवन, पिछले 2 वीडियो मैंने थ्रेड के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है और आज की इस वीडियो में बात करूंगा थ्रेड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। राइट। तो अगर आपने वो पिछला 2 वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले तो पिछले 2 वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे मैंने थ्रेड के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ है, उसके साथ साथ कंकरेंसी और पैरेललिज्म को भी समझाया हुआ है। राइट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थ्रेड को समझना, और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में ये थ्रेड क्यों यूज़ होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग कह रहे होंगे कि भाई मैं तो सीधा एक्सप्रेस का सर्वर बनाता हूँ और सिंपली हम वहाँ पे अपना नोड का सर्वर बनाते हैं, एक्सप्रेस का सर्वर बनाते हैं और अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल हैंडल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप थ्रेड को यूजुअली यूज़ नहीं कर रहे होते हो एक बेसिक HTTP सर्वर में। राइट। लेकिन थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आपको कोई CPU इंटेंसिव बाउंड काम करने पड़ते हैं। राइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंस्टीट्यूशन से कि एक्चुअल में हम थ्रेड को कहाँ यूज़ करते हैं। राइट। उसके बाद हम एक एक करके अपना इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और थ्रेड के ऊपर थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअल में हम थ्रेड को कैसे बनाते हैं और थ्रेड कैसे चलता है। ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर में होता है CPU। तो यहाँ पे हमारे होते हैं CPU और CPU में होते हैं कुछ कोर। तो डिपेंड्स अपॉन CPU, आप जिस तरीके से CPU लेंगे उसमें अलग अलग कोर के कंप्यूटर्स आते हैं, CPU आते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारे पास एक 4 कोर का CPU है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी 4 कोर बना लेता हूँ और 4 कोर का मान लेते हैं CPU है। ठीक है। अब जो हमारा Node.js है, हम जानते हैं कि हमारा जो Node.js है वो सिंगल कोर के ऊपर रन करता है। तो ये मान लेते हैं आपका Node.js है और ये जो Node.js है वो सिंगल कोर के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है। तो वो जो Node.js है वो इस कोर के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है। जब Node.js हमारे सिंगल कोर पे रन करता है तो कई बार इस तरीके के ऑपरेशंस भी हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं जो CPU एक्सपेंसिव हो। राइट। तो मैं यहाँ पे Node.js लिख देता हूँ सिंपली। मान लेते हैं कि आपका एक हैंडलर है Node.js में जिसका नाम है इमेज प्रोसेसिंग का। ठीक है। तो इमेज प्रोसेस करके हम रख लेते हैं। ठीक है। ये सिंपली क्या करता है कि एक इमेज एज अ मतलब बॉडी से लेता है और इसको ग्रे स्केल करके दे देता है रिस्पॉन्स को। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो इमेज प्रोसेसिंग का टास्क है हमारे Node.js को हैंडल करना पड़ेगा CPU के थ्रू। ये CPU बाउंड काम है। क्यों? क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग जब होती है तो उस समय आप देखते हो कि बहुत सारे कैलकुलेशंस हो रहे होते हैं। राइट। बिट मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं, तभी तो हम एक इमेज को ग्रे स्केल में कर पाएंगे। तो इस तरीके के जब आप काम करते हो जहाँ पे एक CPU इंटेंसिव वर्क है और मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 या 15 इमेजेस को प्रोसेस करना है। राइट। तो उस केस में होगा क्या कि आप मेन थ्रेड को ब्लॉक करोगे। राइट। अब ये जो मेन थ्रेड है उसमें इमेज भी प्रोसेस हो रहा होगा, साथ साथ ये मेन थ्रेड हैंडल करता है यूज़र के रिक्वेस्ट को भी। राइट। हम जानते हैं कि जो HTTP की सारे रिक्वेस्ट हैंडल करता है वो मेन थ्रेड करता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप मेन थ्रेड के थ्रू इमेज प्रोसेसिंग भी करेंगे और साथ साथ यूज़र के रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो CPU का कोर है वो अंडर परफॉर्म करेगा, वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को ब्रेक करने लगेगा। राइट। बहुत सारे यूज़र्स के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम अपने वर्क को ऑफलोड करते हैं। राइट। वर्क को ऑफलोड करने का यहाँ पे 2 तरीका है। एक तो आप ऐसा प्रोसेस बना दो या फिर आप C लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में अपना इमेज प्रोसेसिंग का लॉजिक लिख दो। उसमें क्या होगा कि आप सीधा Node.js से अपने एक प्रोसेस को स्पॉन करो और वो जो Node.js का प्रोसेस है वो अपना इमेज प्रोसेसिंग कंप्लीट करके दे देगा। राइट। जो दूसरा तरीका है वो होता है थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि जो ये टास्क है इस टास्क का हम अलग अलग थ्रेड बना देते हैं। राइट। थ्रेड क्या होता है? यहाँ पे जो थ्रेड होता है वो हमारा एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। तो मान लेते हैं ये इमेज 1 के लिए एक थ्रेड बन गया। इसी तरीके से अलग अलग जो थ्रेड बनेंगे यहाँ पे। राइट। तो मान लेते हैं थ्रेड 1 बना, थ्रेड 2 बना, और ये जो थ्रेड है वो क्योंकि एक सिंगल ऑपरेशंस कर सकते हैं, सिंगल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो थ्रेड है वो हमारा इमेज को प्रोसेसिंग करता है। राइट। ये CPU एक्सपेंसिव काम को करता है। ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा कि जैसे ही आप अपने टास्क को थ्रेड में ब्रेक करोगे तो आपका जो मेन कोर है, जो सिंगल यहाँ पे आप मेन थ्रेड जिस कोर पे रन कर रहा है वो एक तरीके से फ्री होगा।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है वो ओएस क्यू की शेड्यूल करता है, तो हम जानते हैं कि थ्रेड के एग्जीक्यूशन हो सकता है वो इस कोर पे भी रन कर ले, राइट। हो सकता है इस थ्रेड को इस कोर पे ही रन कर लिया जाए। तो जो ओएस है वो इन थ्रेड्स को अलग अलग कोर पे रन कर देगा, राइट। अलग अलग कोर पे रन करने का मतलब क्या हुआ? तो आपका जो मेन थ्रेड है, राइट, जिस कोर पे आपका मेन थ्रेड चल रहा है वो फ्री रहेगा हमेशा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम ऑफलोड कर देते हैं अपने वर्क को, तो हम एक तरीके से अपने मेन थ्रेड पे ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट। आपने मोस्ट ऑफ द केस में देखा होगा कि आप एफ मॉड्यूल यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे डेटाबेस के कॉल भी यूज़ करते हैं। आपको वर्कर थ्रेड यूज़ करने की ज़रूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि Node.js का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो थ्रेड पूल है, जो libUB लाइब्रेरी है, वो इन चीज़ों को हैंडल कर लेता है, राइट। तो ये एक एनालॉजी है कि हम क्यों थ्रेड और वर्कर थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं बेस्ड अपॉन टास्क। जब हम CPU इंटेंसिव टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें अलग अलग थ्रेड बनाना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हम कहीं ना कहीं मेन थ्रेड को ही ब्लॉक कर रहे होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। वो HTTP का रिक्वेस्ट भी तो मेन थ्रेड के थ्रू ही होके आते हैं, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग लगेगा क्योंकि हम थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और थ्रेड के इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, राइट। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम एक्चुअल में जो थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं उसको हम कोड कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आ गया हूँ अपने VS कोड पे, और VS कोड पे मैंने दो फाइल बना के रखे हुए हैं, एक है app.js, दूसरा है हमारा worker.js, ठीक है। तो जब थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो एक मॉड्यूल है वर्कर थ्रेड करके, उसके थ्रू हम अपना नया थ्रेड को क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो ये थ्रेड होता है वो एक तरीके से जावास्क्रिप्ट फाइल ही होता है, राइट। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि थ्रेड क्या है कि एक एग्जीक्यूशन यूनिट है, तो एक कुछ लाइन ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन होता है, राइट, उसी को हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा वर्कर थ्रेड मॉड्यूल है वो हमें प्रोवाइड करता है वर्कर मॉड्यूल, और वर्कर मॉड्यूल के थ्रू हम अपने थ्रेड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब थ्रेड को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली करना क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें लिखना होगा न्यू, और वर्कर को कॉल करना होगा, और इसमें हमें देना होगा फाइल नेम, राइट। तो यहाँ पे अगर हम दे देते हैं worker.js तो ये हमारा नया थ्रेड बन जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको console.log करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी console log कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हम एक्टिविटी मॉनिटर में देखते हैं कि एक्चुअल में जो मैं बात कर रहा हूँ थ्रेड की वो कैसे दिखती है। तभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी नोड का प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मेन थ्रेड में सेट इंटरवल, राइट। अब ये क्या करेगा कि हमारा जो प्रोसेस है उसको रनिंग स्टेट में रखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नोड app.js, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ मेन थ्रेड और दिस इज़ वर्कर थ्रेड, हमें दोनों कंसोल लॉग देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो अब एक्टिविटी मॉनिटर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो नोड है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक थ्रेड देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ़ थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले वर्कर में भी हम जाते हैं और इसको भी मैं यहाँ पे सेट इंटरवल कर देता हूँ, राइट, ताकि जो हमारा थ्रेड है वो क्लोज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल कर देता हूँ 0 के साथ, ठीक है। तो हमने 0 को साथ कर दिया है, और अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ अभी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ मेन थ्रेड, दिस इज़ वर्कर थ्रेड, हमें कंसोल लॉग देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थ्रेड काउंट है वो भी हमारा बढ़ चुका है, राइट। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो मेमोरी है वो भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थ्रेड बनाते हो, और इस वर्कर थ्रेड में आप अपना स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशंस लिखते हो, जो कि आप कह सकते हो कि आप अपना जो वर्क है वो परफॉर्म करना चाहते हो वो लिखते हो।
और ये जो वर्कर डॉट जेएस है वो सीपीयू किसी दूसरे कोर को भी यूज़ कर सकता है अपने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो ये होते हैं मेन थ्रेड जो कि हमारा ऐप डॉट जेएस, क्योंकि हम नोड प्रोसेस को इधर से ही रन कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन थ्रेड है। जबकि जो वर्कर डॉट जेएस है, राइट, वो एक वर्कर थ्रेड है, ठीक है। इसलिए जब भी मैंने अपने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थ्रेड काउंट है वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थ्रेड काउंट है जो पहले 7 दिख रही थी वो हमें 8 देखने को मिल रही है। तो ये होते हैं वर्कर थ्रेड। और जो हैवी ऑपरेशंस हैं, हैवी कंप्यूटेशंस हैं, इस तरीके के काम को, वर्कलोड को ऑफलोड करने के लिए हम वर्कर थ्रेड बनाते हैं। उसमें हम अपना लॉजिक लिखते हैं, उसमें अपना एग्जीक्यूशंस यूनिट लिखते हैं और उसको हम इस तरीके से रन कर देते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे आप मल्टीपल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे 3 थ्रेड को ओपन कर दिया है, राइट। अगर मैं इसको रन करूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो नोड ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 वर्कर थ्रेड हमारे रनिंग है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा थ्रेड काउंट है वो भी हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, तो राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो 7 थ्रेड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो नोड जेएस है वो रन करता है, और जो 3 थ्रेड है वो मैंने रन किए हुए हैं। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और एक आइडिया लगा होगा कि हम थ्रेड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जब हम नया थ्रेड स्पॉन कर रहे हैं, राइट, जब हम नया थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नोड की मेमोरी है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि आप जानते हो कि नोड जेएस में जो थ्रेड है उसके कुछ अपने प्रोग्राम काउंटर होते हैं, राइट, अपने स्टैक्स होते हैं, कुछ चीज़ें अपनी होती हैं हर थ्रेड की, राइट। इसीलिए आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस है, नोड प्रोसेस, राइट, उसकी मेमोरी हमें बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, राइट। ये जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, राइट, यहाँ पे जहाँ मैंने सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, राइट। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं मान लेते हैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट a = 100, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ सिंपली, और मैं यहाँ पे a की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वर्कर जेएस में, और वर्कर जेएस के अंदर भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a, ठीक है। तो इसमें मैंने 1000 रख दिया है, और इसको भी मैं अब कंसोल लॉग करके आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ वर्कर थ्रेड, और यहाँ पे मैं a की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन थ्रेड के वेरिएबल है और वर्कर थ्रेड के वेरिएबल्स हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, और उसका अपना कोई मेमोरी शेयर नहीं होता, राइट। यहाँ पे जो मेमोरी की बात होती है, जो शेयर की बात होती है, जो मैसेज ट्रांसमिशन की बात होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि थ्रेड के ऊपर हम कैसे अपना मैसेज भेज सकते हैं, राइट। यहाँ पे जब हम अपना जो वर्कर थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्पॉन कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मुझे कुछ डेटा को भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं, वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, राइट। लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो कि जो वर्कर थ्रेड है और जो मेन थ्रेड है उसमें किसी भी तरीके की वेरिएबल्स शेयर नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वर्कर थ्रेड है उसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू है और जो मेन थ्रेड की वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो वर्कर थ्रेड और मेन थ्रेड की जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो शेयर नहीं होती हैं, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस है जिसे जान लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो वर्कर थ्रेड होता है, वर्कर थ्रेड के अंदर जब हम प्रोसेस डॉट एग्जिट लिखते हैं, राइट, प्रोसेस डॉट एग्जिट करके लिखते हैं अगर हम, तो ये केवल थ्रेड को एग्जिट करता है, ना कि प्रोसेस को, राइट। तो जो भी थ्रेड हमने स्पॉन किया हुआ है वो इस थ्रेड को एग्जिट करेगा इंस्टेड ऑफ प्रोसेस को एग्जिट करने की बजाय, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा नोड प्रोसेस है वो अभी रन कर रहा है, लेकिन जो हमारा थ्रेड है वो सारे एग्जिट हो चुके हैं, राइट। जो आप देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट काउंट है थ्रेड की वैल्यू का जो 7, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो जब हम वर्कर के अंदर कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, वो कंसोल डॉट लॉग आपकी रीडेबल या राइटेबल स्ट्रीम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो पेरेंट के थ्रू ही अपने रीडेबल राइटेबल स्ट्रीम को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा रखा है वो मेन प्रोसेस के थ्रू ही
आपके स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट के ऊपर एक्सेस करेगा, और या फिर आप कह सकते हो कि आप जो मैसेज यहाँ पे देख रहे हो वो आपका जो मेन थ्रेड है उसके थ्रू ही होके आ रहा है, राइट। इसको भी हम शो कर सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे कंसोल प्रोसेस डॉट एग्जिट को करता हूँ सिंपली कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वाइल लूप, राइट। और वाइल ट्रू मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू कर दिया है, और हम जानते हैं कि जो वाइल ट्रू होने के कारण जो हमारा मेन थ्रेड है वो ब्लॉक रहेगा, राइट। और मेन थ्रेड ब्लॉक होने के कारण बाकी जो एग्जीक्यूशन है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं क्लियर करूँ इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें किसी भी तरीके की मैसेज देखने को नहीं मिले, राइट। तो जब मेन थ्रेड ब्लॉक रहेगा हमारा, तो वर्कर थ्रेड के में जो कंसोल डॉट लॉग हैं वो भी प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि जो वर्कर थ्रेड है वो जो स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट के थ्रू जो कनेक्ट करता है वो मेन थ्रेड के थ्रू ही कनेक्ट करता है, राइट। तो पहले जो इन्फॉर्मेशंस होती है वर्कर थ्रेड से, और मेन थ्रेड के थ्रू हम स्टैंडर्ड इन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप इस वर्कर थ्रेड को फोर लूप के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली फोर लगा लो, फोर लूप यूज़ करो, और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली रख लेता हूँ अभी फोर, राइट। और हम इस वर्कर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम 4 बार अपनी जो वर्कर थ्रेड है उसको क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं स्टार्ट करके, उससे पहले मैं ये लोड कर लेता हूँ नोड app.js, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे नोड जेएस के ऊपर जो थ्रेड की काउंट है वो यहाँ पे 11 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हो अपने वर्कर थ्रेड को फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स की वैल्यू हार्ड कोड दे रखी है, आप चाहो तो बेस्ड अपॉन CPU कोर्स आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि थ्रेड एक लाइटवेट प्रोसेस है, एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो आप बहुत सारे थ्रेड भी क्रिएट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि जो CPU है उसको एक एग्जीक्यूशन यूनिट मानता है एक थ्रेड को, और बेस्ड अपॉन शेड्यूल कर पाता है, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिएट करते हो और अलग अलग थ्रेड को क्रिएट करते हो, तो आपकी जो मेमोरी साइज़ है आपके प्रोसेस का वो भी बढ़ता जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे बात किया था डायग्राम में कि अगर आपका मेन थ्रेड ब्लॉक होगा तो आप बाकी के जो एग्जीक्यूशंस है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक सिनेरियो करके देखते हैं कि जो मैंने बात किया हुआ था कि मेन थ्रेड ब्लॉक होने से क्या इम्पैक्ट आता है, उसको हम थोड़ा सा कोड करके देखते हैं, राइट। अब लेट्स अज्यूम कि आपको एक फ़ाइल क्रिएट करना है और आपका जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेफेस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया है, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मेन थ्रेड को ब्लॉक करके, राइट। मैं दरअसल आपको एक इम्प्लीकेशंस दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बात किया हुआ है कि अगर आपका मेन थ्रेड ब्लॉक है तो वो एग्जीक्यूशंस जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ fs.write फाइल। fs.write फाइल में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फाइल दे देता हूँ text.txt, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा दे देता हूँ कि दिस इज़ फाइल डेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कैरेक्टर इनकोडिंग भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली UTF-8 दे दिया है, और एक कॉल बैक हमें यहाँ पे रिसीव होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली console.log कर दे रहा हूँ, console.log, ठीक है। फाइल राइट का मैं यहाँ पे console.log लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे कैच है कि इसको मैं लिख देता हूँ सेट टाइम आउट के अंदर, राइट। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 सेकेंड का टाइम आउट, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को सेट टाइम आउट के अंदर लिखता हूँ तो 3 सेकेंड बाद हमारा फाइल क्रिएट होना चाहिए, राइट। अगर मैं इस नोड एप्लीकेशन को रन करूँ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ नोड app.js, और अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 सेकेंड बाद ये फाइल क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइल ट्रू है वो कंटिन्यूसली हमारा जो मेन थ्रेड है
उसको ब्लॉक करके रखेगा। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि जो fs.write फाइल है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। जब हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक रहेगा तो हमारा कोई भी ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी एसिंक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हम इस सिनेरियो को वर्कर थ्रेड के थ्रू देखें और मैं सिंपली इस कोड को यहाँ से हटा दूँ और मैं यहाँ पे सिंपली एक वर्कर थ्रेड स्पॉन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे इसको लिख दूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो नोड app.js, और यहाँ पे आप देखोगे कि 3 सेकंड बाद हमारा जो फाइल है वो हमें देखने को मिलेगा। सो ये यहाँ पे इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो fs मॉड्यूल है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, राइट। तो मैंने यहाँ पे fs मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और अगर मैं इसको रन करूँ नोड app.js तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 सेकंड बाद हमारा जो फाइल है वो हमें क्रिएट होता हुआ दिखेगा, राइट। तो जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है, जो डेटा लिखा हुआ है, वो डेटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि अगर हमारा जो मेन थ्रेड ब्लॉक भी है तो जो हमारा वर्कर थ्रेड है, क्योंकि वो अलग कोर के ऊपर रन होता है, CPU उसको अलग कोर के ऊपर शेड्यूल करता है, तो मेन थ्रेड ब्लॉक होने के बाद भी हमारा जो वर्कर थ्रेड है वो इस फाइल को क्रिएट कर पाया। तो यही वो सिनेरियो है, लेकिन आप मेन थ्रेड को कभी इस तरीके से ब्लॉक नहीं करते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेन थ्रेड ओपन ही रहता है और ये जो वर्कर थ्रेड हम क्रिएट भी कर रहे हैं इसका मेन पर्पस भी यही है कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक ना हो, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है सिंपली, और इस सिनेरियो में मैंने आपको यही दिखाया है कि जो हमारा मेन थ्रेड है वो अगर ब्लॉक भी है तो जो हमारा वर्कर थ्रेड है, राइट, वो कैपेबल होता है एसिंक ऑपरेशंस करने के लिए, और मेन थ्रेड ब्लॉक होने के बाद भी बाकी जो ऑपरेशंस हैं, एसिंक ऑपरेशंस है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग लगा होगा कि वर्कर थ्रेड कैसे काम करता है, मेन थ्रेड कैसे काम करता है और इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं, राइट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कम्युनिकेशन बैठाते हैं मेन थ्रेड और वर्कर थ्रेड के बीच में। तो स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।